नमस्कार दोस्तों। सच्ची कहानियाँ एक ऐसा चैनल है जहाँ कई सच्ची और अनसुनी कहानियों को आप तक पहुँचाने का काम किया जाता है। इस हॉरर स्टोरी टेलिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे बेंगलुरु की। बेंगलुरु वो शहर जहाँ सूरज ढलने के बाद एक नई दुनिया जन्म लेती है। कोरामंगला की गलियाँ शनिवार की रात को ऐसे महकती है जैसे कभी वहाँ गम था ही नहीं। लेकिन इस चमक धमक से महज 5 किलोमीटर दूर सेंट मार्क्स रोड पर एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे समय ने खुद से अलग कर दिया है। टेरावेरा वो घर नहीं, वो एक याददाश्त है। एक ऐसी याददाश्त जिसे बेंगलुरु बुलाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कहानी टेरावेरा की, जिसे नरक का द्वार भी कहा जाता है। अभिषेक थोड़ा नशे में, भारी आवाज। यार आदि, ये बैंगलोर की नाइट लाइफ अब बोरिंग हो गई है। वही पब, वही ड्रिंक्स, वही शोर। कुछ ऐसा करते हैं जिससे दिल की धड़कन यहाँ नहीं यहाँ महसूस हो। आदित्य कहता है, और क्या करेगा भाई, अब क्या स्काई डाइविंग करेगा रात में? अभिषेक कहता है, नहीं, हम वहाँ जाएंगे जहाँ जाने की परमिशन कुछ सरकार नहीं देती। सेंट मार्क्स रोड, टेरावेरा। नेहा एकदम घबरा जाती, कहती, अभिषेक पागल हो गए हो क्या? तुझे पता भी है वहाँ क्या हुआ था? 2002 में डॉलेस वेज का खून हुआ था। आज भी वहाँ की दीवारों से सिसकियाँ आती हैं। मेरी मम्मी कहती है कि वहाँ की मिट्टी शापित है। रोहन इसका जवाब देता है, अरे नेहा, आंटियों वाली बातें मत कर। वहाँ बस कुछ पुराने पेड़ हैं और टूटी हुई खिड़कियाँ। अभिषेक तू बोल, प्लान क्या है? अभिषेक एक पीतल का लाइटर टेबल पर घुमाता है और कहता है, लाइटर का सिर जिसकी तरफ रुकेगा उसे अंदर जाके औजा बोर्ड पर डॉलेस का नाम पुकारना होगा और हम सब वहाँ साथ होंगे। आदित्य, तेरी बारी है। डर तो नहीं लग रहा ना? चलो देखते हैं डॉलेस वेज के भूत में कितना दम है। वो पांचों अपनी एसयूवी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही अभिषेक गाड़ी स्टार्ट करता है, पब का एक पुराना वेटर जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी खिड़की के पास आता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों में एक अजीब सा पीलापन होता है। वो कांपती आवाज़ में बोलता है, साहब मत जाओ वहाँ, वो कोठी इंसान नहीं आत्माएं खाती है। मैंने डॉलेस मैडम को देखा था, वो मरी नहीं है, उन्होंने बस अपना लिबास बदल लिया है। वहाँ की हवा आवाज़ें चुराती है साहब, वहाँ मत जाओ। अभिषेक हंसते हुए 500 का नोट वेटर की जेब में डालता है। चाचा डरो मत, हम आवाज़ें रिकॉर्ड करने ही तो जा रहे हैं, यूट्यूब पे देख लेना। कार सेंट मार्क्स रोड की तरफ बढ़ती है। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है जमाना। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। जैसे जैसे वे एमजी रोड से दूर हो रहे होते हैं, स्ट्रीट लाइट अपने आप कम हो रही होती है। हवा में अजीब सी ठंडक आ जाती है जो बैंगलोर की आम रातों जैसी नहीं होती। 15 मिनट के अंदर वे उस काली बाउंड्री के सामने होते हैं, टेरावेरा। गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका होता है और चेन ऐसी जैसे किसी खूंखार जानवर को बांधा गया हो। काव्या कहती है, अभिषेक देखो गेट के पीछे वो काला साया, क्या है वो? अभिषेक टॉर्च जलाता है। कोहरा इतना घना होता है कि टॉर्च की रोशनी भी रास्ता नहीं बना पा रही होती। गेट के पीछे कोई नहीं होता, बस एक पुराना झूला होता है जो बिना हवा के धीरे धीरे हिल रहा होता है। समीर दीवार लांघकर एक एक करके सबको अंदर बुलाता है। जैसे ही पांचों के पैर उस आटे की जमीन पर पड़ते हैं, पूरे मोहल्ले के कुत्ते एक साथ रोने लगते हैं। वो रोना नहीं, वो एक चेतावनी लगती है। लेकिन इन पांचों के लिए मौत बस एक डेयर थी। उस रात बेंगलुरु की हवा में एक अजीब सा भारीपन होता है। जब अभिषेक ने टेरावेरा की चौखट पर अपना पैर रखा तो उसको लगा जैसे वह किसी घर में नहीं बल्कि किसी जिंदा जीव के जबड़े में कदम रख रहा। वह लकड़ी का दरवाजा जिसे सालों से किसी ने छुआ नहीं, वह अभिषेक के हाथ लगाते ही ऐसे कांपा जैसे उसमें जान हो। लकड़ी सड़ चुकी थी, लेकिन उस सड़न से ऐसी गंध आ रही थी जैसे कोई पुरानी कब्र खोद दी गई हो। अभिषेक ने अपनी टॉर्च जलाई। कोहरे और धुंध के बीच रोशनी की किरणें ऐसे लग रही थी जैसे अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही।
उसके पीछे आदित्य, नेहा, रोहन और काव्या एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उनकी सांसें इतनी तेज थी कि सन्नाटे में किसी मशीन की तरह सुनाई दे रही थी। अभिषेक धीरे से कहता है, अंदर आ जाओ, डरो मत, बस 1 घंटा, लाइटें जलाओ, अंधेरा ही डर पैदा करता है। 5 टॉर्च की रोशनी हॉल में नाचने लगती है। फर्श पर धूल की इतनी मोटी परत थी कि उनके जूतों के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उन्हें हमेशा के लिए वहां दर्ज कर रहा हो। तभी नेहा के टॉर्च की रोशनी दीवार पर लगी उन मशहूर तस्वीरों पर पड़ी। ईसा मसीह की वो पुरानी धूल भरी तस्वीर है। नेहा कांपती आवाज में कहती है, अभिषेक देखो, ये तस्वीरें, ऐसा नहीं लग रहा ये हमें देख रही हैं। अभिषेक उन तस्वीरों को गौर से देखता है। उन तस्वीरों में ईसा मसीह की पुतलियां ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है, सफेद आंखें। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई मसीहा नहीं बल्कि कोई और रूह थी जो उन तस्वीरों के पीछे छिपी थी। और तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक आवाज आती है। अभिषेक अपनी टॉर्च की रोशनी फर्श पर डालता है। धूल की परत पर ताजा लाल खून की बूंदें गिर रही होती है। वो ऊपर की तरफ देखता है। छत बिल्कुल सूखी होती है। कंक्रीट के बीच से खून ऐसे रिस रहा होता है जैसे दीवारें रो रही हैं। अभिषेक उस खून को चेक करता है। वह गर्म होता है, जैसे बिल्कुल ताजा। तभी आदित्य एकदम से बोलता है, गाइस मेरा ईएमएफ मीटर देखो, ये तो रेड जोन पार कर गया है। यहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ किसी न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी है। हमारे फोन की बैटरी 2 मिनट में 100 से 40 पर आ गई। ये जगह हमें सोख रही है अभिषेक, हमें अब निकलना चाहिए। लेकिन अभिषेक पर जैसे किसी और का कब्जा होता है। वह सम्मोहित होकर हॉल के बीचों बीच रखी उस लकड़ी की मेज की तरफ बढ़ता है। अपने बैग से वो ओजा बोर्ड निकालता है। वह बोर्ड नहीं, वो मौत का न्योता होता है। और फिर उसके आसपास 3 काली मोमबत्तियां जलाता है। अभिषेक कहता है, सब बैठो, घेरा बनाओ। आदि, नेहा, हाथ मत छोड़ना, अगर घेरा टूटा तो हम सब गए। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि उन्हें अपने कानों में एक अजीब सी रिंगिंग आवाज सुनाई देती है। अभिषेक बोर्ड के ऊपर सिक्का रखता है, अपनी आंखें बंद करता है और डॉलिस वेज का नाम पुकारता है। डॉलिस वेज, अगर तुम यहाँ हो तो हमें कोई संकेत दो। सबके मुंह से चीख निकल जाती है। काव्या रोने लगती है, लेकिन अभिषेक का हाथ सिक्के पर जमा होता है। सिक्का हिलने लगता है, बहुत धीरे, फिर एकदम से बहुत तेज। वे अक्षरों पर ऐसे भाग रहा होता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पागलों की तरह नचा रहे हैं। सिक्का रुकता है तो बोर्ड पर लिखा होता है, हेल्प मी। रोहन डरते हुए कहता है, अभिषेक यार बंद कर ये मजाक, तू सिक्का हिला रहा है ना भाई, प्लीज भाई मत कर यार, ये फनी नहीं है। अभिषेक कहता है, रोहन मैं कसम खाता हूँ, मेरा हाथ सिर्फ सिक्के को टच कर रहा है, वो सिक्का अपने आप चल रहा है। तभी उस अंधेरे कमरे के कोने में एक आवाज आती है, पियानो की एक बहुत ही धीमी मगर उदास ध्वनि। पियानो की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अपनी उंगलियां कुंजियों पर नहीं बल्कि हथौड़े की तरह पटक रहा हो। पियानो की धुन के बीच एक औरत की दबी हुई हंसी सुनाई देती है। अचानक दीवारों के पीछे से खुरचने की आवाज आने लगती है। काव्या के पैर पे कुछ ठंडा और चिपचिपा रेंगता है। वो जैसे टॉर्च नीचे करती है, वह चीख पड़ती है और दीवार से जाके टकरा जाती है। फर्श पर इंसान की कटी हुई उंगलियां रेंग रही होती हैं, हजारों उंगलियां जो केंचुओं की तरह तड़प रही होती हैं। अभिषेक जैसे ही मोमबत्ती की तरफ देखता है, मोमबत्ती की लौ नीली हो जाती है और उस नीली रोशनी में उन्हें कमरे के कोने में 4 साए खड़े दिखाई देते। वे साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे होते। उनके चेहरे नहीं होते, बस खाल होती है जो लटक रही होती है। अभिषेक चीखते हुए कहता है, भागो, सीढ़ियों की तरफ भागो, मुख्य दरवाजा लॉक हो चुका है। अब खेल मजाक नहीं रहा। टेरा वेरा की वह हवेली अब एक ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, वह एक जीवित राक्षस बन चुकी थी। अभिषेक का दम घुटने लगता है। उसने मुख्य दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। जहां से वे अंदर आए थे वहां अब सिर्फ एक पुरानी सीलन भरी दीवार होती है। अभिषेक पागलों की तरह दीवार को पीटना शुरू करता है। उसके हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं। तभी अभिषेक को महसूस होता है कि उसके दोस्तों की सांसें कम हो गई। वो टॉर्च घुमाता है। रोहन, रोहन कहाँ है? काव्या, रोहन कहाँ है? रोहन जो अभी तक अभिषेक के बिल्कुल पीछे खड़ा था, गायब हो चुका होता है। वहां सिर्फ उसका जूता पड़ा होता है।
तभी ऊपर की मंजिल से एक चीख सुनाई देती है, ऐसी चीख जो किसी भी इंसान की रूह को तो हिस्सों में चीर दे। रोहन ऊपर से चिल्लाता है, अभिषेक बचा मेरे भाई, ये मुझे काट रहे हैं, मुझे बचा ले मेरे भाई। अभिषेक बिना सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है। सीढ़ियां ऊपर की तरफ नहीं जा रही, बल्कि ऐसा लग रहा होता है जैसे वो और गहराई में जा रही है। हर कदम के साथ लकड़ी के चरमराने की आवाज़, किसी के हड्डियों के टूटने की आवाज़ लगती है। जैसे ही वो ऊपर के कमरे में पहुंचता है, उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने लोहे के स्ट्रेचर पर पड़ती है। वह दृश्य देखकर अभिषेक की चीख उसकी हालत में ही फंस जाती है। वहां रोहन लेटा हुआ होता है, उसका शरीर जकड़ा हुआ, उसके चारों तरफ 4 काली आकृतियां खड़ी होती हैं। उनके चेहरे नहीं, उनके हाथों की जगह लंबी नुकीली हड्डियां जो रोहन के पेट के अंदर घुसी होती हैं। अभिषेक अपनी पूरी ताकत से टॉर्च की रोशनी उन सायों पर फेंकता है। एक पल के लिए पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर जाता है और वो साए भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन जब रोशनी थमती है तो वहां न स्ट्रेचर होता है, ना रोहन, वहां होती है सिर्फ धूल। और उस धूल के बीच पड़ा होता है रोहन का मोबाइल फोन, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी चल रही होती है। अभिषेक का मानसिक संतुलन अब जवाब दे रहा होता है। वह अंधेरे में चिल्लाने लगता है, बाहर आओ डॉलिस, डॉलिस कायर मत बनो, क्या चाहती हो तुम? पैसा, जान, क्या चाहिए तुम्हें? तभी बाहर अचानक बारिश बंद हो जाती है। पूरे बंगले में एक ऐसी खामोशी छा जाती है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। अभिषेक को अपने कान के बिल्कुल पीछे एक ठंडी, मखमली और सिरहन पैदा करने वाली फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह आवाज किसी और की नहीं, उसकी मरी हुई माँ की होती है, लेकिन उसमें एक शैतानी खिंचाव होता है। तभी डॉलिस की रूह की आवाज सुनाई देती है, मुझे पैसा नहीं चाहिए अभिषेक, मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। मेरी बहन ने मेरी आवाज छीन ली जब उसने मेरा गला काटा था। अभिषेक जैसे ही मुड़ता है, वह देखता है कि आदित्य और नेहा अब इंसान नहीं रहे थे। उनकी खाल पिघलकर फर्श पर बह रही थी। उनकी आंखों की जगह अब सिर्फ खाली अंधेरे गड्ढे थे। वे रोबोट की तरह अपनी गर्दन को टेढ़ा करके अभिषेक की तरफ बढ़ने लगे। उनके मुंह से काले कीड़े निकल रहे थे। अभिषेक के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वह पीछे हटा और एक टूटी हुई खिड़की के पास जा पहुंचा। नीचे गहरी खाई जैसा अंधेरा था। आदित्य का पिघला हुआ हाथ अभिषेक के गले तक पहुंच चुका था। उसकी उंगलियां अभिषेक की खाल के अंदर घुसने लगी। अभिषेक ने अपनी आंखें बंद की और मौत को गले लगाने के लिए खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। गिरने का एहसास उसे हुआ, लेकिन वह जमीन से कभी टकराया ही। उसे लगा जैसे वह एक अंतहीन काले कुएं में गिरता जा रहा है, जहां सिर्फ डॉलिस की हंसी गूंज रही थी। अभिषेक को महसूस हुआ कि उसकी पीठ ठंडी जमीन से टकराई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से छनकर उसकी आंखों पर पड़ रही थी। उसने अपनी छाती पर एक भारीपन महसूस किया, जैसे कोई बोझ हट गया हो। वह उठकर बैठा और उसने चारों तरफ देखा। वह टेरा वेरा में नहीं था, वह उसी पब में था, उसी सोफे पर जहाँ ये सब शुरू हुआ था। हवा में वही सिगरेट का धुआं, वही परफ्यूम की खुशबू और वही मध्यम म्यूजिक बज रहा था। अभिषेक ने अपने हाथ देखे, वे कांप रहे थे, लेकिन उन पर कोई खून नहीं था। वो हाँफते हुए बोला, थैंक गॉड मैं बच गया। वो सब बस एक बुरा सपना था। वो बंगला, वो डॉलर्स, सब दिमाग का वहम था। तभी सामने से हंसने की आवाज आती है। अभिषेक सर उठाकर देखता है, सामने आदित्य, नेहा, रोहन और काव्या बैठे होते हैं। वे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे होते हैं जैसे रात को थे, साफ सुथरे, जिंदा और खुश। आदित्य हंसते हुए कहता है, क्या हुआ अभिषेक भाई, सो गया था क्या? बड़ी डरावनी शक्ल बना रखी है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। रोहन भी मजे लेते हुए कहता है, अरे छोड़ ना आदि, लाइटर घुमाओ, पार्टी अभी शुरू हुई है। अभिषेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपते हाथों से मेज पर रखे उस लाइटर को पकड़ता है। वो सोचता है कि शायद यह एक इशारा है कि उसे अपनी जिंदगी सुधार लेनी चाहिए। वह लाइटर घुमाता है। लाइटर गोल गोल घूमकर बिल्कुल वैसे ही रुकता है जैसे उस रात रुका था, आदित्य की तरफ। अभिषेक, आदि भाई, इस बार मैं तुझे कोई डरावना डेर नहीं दूंगा, बस हम यहाँ से घर जाएंगे और गाड़ी तू चलाएगा। अब का म्यूजिक अचानक रुक जाता है। अब में बैठे बाकी लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह जम जाते हैं। अभिषेक का दिल फिर से तेज धड़कने लगता है। वह आदित्य की तरफ देखता है। आदित्य मुस्कुरा रहा होता है, पर उसकी मुस्कान वो मुस्कान नहीं रहती। आदित्य अपना मुंह खोलता है जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं आती।
आदित्य के मुंह से शब्दों की जगह काला गाढ़ा और सड़ा हुआ खून उबल उबल कर बाहर आने लगता है। वह खून मेज पर फैलने लगता है और देखते ही देखते अभिषेक के हाथों को भिगोने लगता है। अभिषेक चीख कर पीछे हटने की कोशिश करता है और उसकी कुर्सी जमीन से जकड़ी हुई होती है। अभिषेक चिल्लाते हुए कहता है, आदि आदि ये क्या हो रहा है भाई? नेहा, रोहन, मदद करो। वो नेहा की तरफ देखता है। नेहा के चेहरे की खाल अब कागज की तरह जल कर गिर रही होती है। रोहन की आंखें गायब हो चुकी होती। वे सब एक साथ धीमी आवाज में बोलते हैं, देर देर देर। अभिषेक पागलों की तरह पब के बाहर भागने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोरा मंगला की सड़कें नहीं होती। बाहर रात का घना कोहरा होता है और ठीक सामने खड़ा होता है टेरा वेरा का वो शापित लोहे का गेट। अभिषेक का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वह कभी उस पब में वापस पहुंचा ही नहीं था। वह मर चुका था। वह अब डॉलिस के उस नरक का हिस्सा था जहां समय एक लूप में कैद है। उसे हर घंटे उसी पब में जागना होगा, हर बार वही लाइटर घुमाना होगा और हर बार उसी हवेली में अपने दोस्तों को मरते हुए देखना होगा और अंत में खुद भी मरना होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके इसी प्यार और विश्वास के साथ हम और कहानियाँ बनाते रहेंगे। तब तक के लिए डरते रहें।